लेटर ऑफ इनएडमिसिबिलिटी इशू कर दिया गया था। मतलब 5 साल तक वो कनाडा की पीआर अप्लाई भी नहीं कर सकता। तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी जो पीआर है वो रिजेक्ट हो जाएगी। और hey guys, this is गुरु साहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही सीरियस चीज़ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, एक मिस्टेक के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो बेसिकली अगर आप फ्यूचर में ये मिस्टेक कमिट कर देते हो तो हो सकता है देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी जो पीआर है वो रिजेक्ट हो जाएगी। या फिर अगर आईआरसीसी वाले आपको मिस्टेक सुधारने का मौका देते हैं और अगर आपसे वो चीज़ मिस हो जाती है या फिर आप इग्नोर कर देते हो तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपकी जो पीआर है वो रिजेक्ट हो जाएगी और जो भी सपने लेके आप कनाडा आए थे वो सारे के सारे टूट जाएंगे। तो अगर आप फ्यूचर में अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई करने का सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड तक देखना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं कोई आरसीआईसी नहीं हूं। इस चैनल पे मैं जो भी चीजें शेयर करता हूं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है या फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह का एक्सपीरियंस होता है या फिर मैं ऑनलाइन रिसर्च करता हूं वीडियो शूट करने से पहले। अगर आपको कनाडा की इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑलवेज गो टू अ प्रोफेशनल आरसीआईसी। तो ये चीज होगी। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब जिस मिस्टेक के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि भाई पीएफएल क्या होता है। पीएफएल का मतलब होता है प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर। अब इस चीज को मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर देता हूं। तो बेसिकली मान लेते हैं कि एक रोहित नाम का बंदा है जो अपनी कनाडा की पीआर एप्लीकेशन डालता है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करता है। जैसे ही वो कर देगा तो उसकी एप्लीकेशन को एक वीजा ऑफिसर असाइन होगा। वो वीजा ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा, सारी एनालिसिस वगैरह करेगा, बैकग्राउंड चेक, जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें करेगा। लेकिन इन केस किसी भी पॉइंट पे वीजा ऑफिसर को ये लगता है कि उसकी एप्लीकेशन में कोई गड़बड़ी है, कोई कंसर्न है, कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ नहीं आ रही है या फिर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन वगैरह है, तो वो रोहित को, जो वीजा ऑफिसर है, वो रोहित को एक पीएफएल भेज देगा। अब ये जो प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर होता है ना, ये बेसिकली एक नोटिस होता है जो आईआरसीसी की तरफ से एप्लीकेंट को भेजा जाता है कि भाई आपने जो अपनी इमिग्रेशन की एप्लीकेशन सबमिट की है पीआर के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए हो सकती है, तो हमें आपकी एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम दिखाई देती है या फिर ये कंसर्न है या फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो जो आईआरसीसी है वो 14 दिन या फिर 30 दिन का टाइम देती है कि भाई आप प्रॉपर तरीके से हमें एक्सप्लेन करो कि ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है या फिर ये प्रॉब्लम आपकी एप्लीकेशन के अंदर क्यों है या फिर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मांग लेती है। तो ये नोटिस होता है जो भी रिसेंटली एक पर्सन को गया है, जो काफी कंसर्निंग चीज है। तो बेसिकली यार थोड़े टाइम पहले एक पर्सन ने अपनी कनाडा पीआर की एप्लीकेशन सबमिट की थी और उस एप्लीकेशन के अंदर उसने अपना कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस दिखाया था कि भाई कनाडा में मैंने इस जगह पे काम किया हुआ है, मतलब मैंने इतनी तारीख को काम स्टार्ट किया था और आज तक मतलब एट प्रेजेंट मैं वहां पे काम कर रहा हूं। तो उस कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के उसने पॉइंट्स वगैरह क्लेम किए थे। जब वो फाइल एक वीजा ऑफिसर के पास गई, वीजा ऑफिसर ने उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना स्टार्ट किया, सारी चीजें एनालाइज की, तो उसने उस बंदे की लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर ली। लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल पे वो जो सेम डेट थी ना, वहां पे कोई और जगह पे वो काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। मतलब उसकी एप्लीकेशन में उसने कोई XYZ कंपनी लिखी होगी, वो जो लेटर आई है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो उस पे कंपनी का नाम तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लिंक्डइन पे वो सेम टाइम पे कहीं और पे काम कर रहा था। उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल के हिसाब से ये सीन था। तो इसकी वजह से जो वीजा ऑफिसर था उसको कंफ्यूजन होगी कि भी कॉन्ट्राडिक्शन है, ये क्या हिसाब किताब है, कोई ना कोई गड़बड़ तो है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसी वजह से आईआरसीसी ने, मतलब वीजा ऑफिसर ने, उस बंदे को जिसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया उसको ये पीएफएल भेज दी कि भाई आपने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है कनाडा पीआर की, इसमें जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है इतनी तारीख से प्रेजेंट तक का, उसमें ये जॉब है, लेकिन आपकी लिंक्डइन के अंदर सेम टाइम पे दूसरी जॉब है। तो इस चीज की आईआरसीसी उससे एक्सप्लेनेशन मांग रही है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, क्लैरिफिकेशन मांग रही है कि भाई ये क्या हिसाब किताब है। वो ये बोल रहे हैं या तो आपने झूठ बोला है, फेक एक्सपीरियंस दिखा रहे हो, या फिर आपने वो जो दूसरा वाला वर्क एक्सपीरियंस है जो लिंक्डइन पे है लेकिन एप्लीकेशन में नहीं है, उसको आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो उस बंदे को प्रॉबेबली 30 दिन का टाइम मिला है। 30 दिन के अंदर अंदर उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देनी होगी, एक्सप्लेनेशन देनी होगी, क्लैरिफिकेशन देनी होगी। और बाई चांस अगर वो 30 दिन का टाइम चला जाता है और वो इग्नोर कर देता है या फिर मिस कर देता है या फिर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है, तो उस केस में देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि जो उसकी पीआर एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब इससे क्या ये पता लगता है कि भी जो आईआरसीसी है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है एप्लीकेशंस को लेके? तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस। आईआरसीसी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस है। सिर्फ जेन्युइन लोगों की जो एप्लीकेशंस हैं उनको अप्रूव किया जा रहा है। और इससे क्या ये पता लगता है कि आज के टाइम पे जो आईआरसीसी है इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई है कि लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल भी चेक कर रही है, क्रॉस वेरीफाई कर रही है कि भाई एप्लीकेशन के अंदर जो वर्क एक्सपीरियंस है क्या वो लिंक्डइन के साथ
मैच होता है या नहीं होता है? तो मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के हिसाब से इसका आंसर है नो। आईआरसीसी सिर्फ अभी नहीं, काफ़ी टाइम से लोगों के वर्क एक्सपीरियंस को और उनके बैकग्राउंड को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर मे भी उनके सोशल मीडिया को चेकआउट कर रही है। जब मैं ये वीडियो शूट करने के लिए ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था कि क्या किसी और के साथ भी कभी ऐसा हुआ है, तो मेरे को ऑनलाइन एक पोस्ट मिली जो दिसंबर 2018 की थी। एक बंदे ने पोस्ट डाल रखी थी एक फोरम पे, उसने ये बोला हुआ था कि भाई मैंने 2014-15 मतलब 10 साल पहले अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई की थी, मतलब जब एक्सप्रेस एंट्री भी नहीं होता था, लेकिन मेरी पीआर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। उसका रीज़न ये था कि मेरी एप्लीकेशन में मेरे जो वर्क एक्सपीरियंस की डेट्स वगैरह थी वो लिंक्डइन के साथ मैच नहीं हो रही थी। मतलब एप्लीकेशन में डेट्स कुछ और थी, लिंक्डइन पे डेट्स कुछ और थी, उसकी वजह से उसकी पीआर रिजेक्ट कर दी और उसको लेटर ऑफ इनएडमिसिबिलिटी इशू कर दिया गया था। मतलब 5 साल तक वो कनाडा की पीआर अप्लाई भी नहीं कर सकता। और इसके अलावा भी यार मेरे को बहुत सारे ऑनलाइन पोस्ट या कमेंट्स वगैरह दिखे जहां पे लोगों ने बताया हुआ था कि जो आईआरसीसी है वो लिंक्डइन या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेकआउट करती है लोगों के वर्क एक्सपीरियंस या फिर बैकग्राउंड को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हाईलाइट अभी हुई है। तो ये हिसाब किताब है। तो अपनी जो एप्लीकेशन है, जो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल है या फिर अपने जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सबको अपडेट करके रखो, मैच होने चाहिए। स्टडी परमिट एप्लीकेशन में एक फेक एक्सपीरियंस डाल दिया या फिर अपने एक्सपीरियंस को हाइड कर दिया, फिर जब पीआर अप्लाई करने पे आए तब कहते हैं कि मैं पॉइंट्स चाहिए फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के, तो वो एक्सपीरियंस दिखाना शुरू कर दिया, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है, मैच नहीं करता है। क्योंकि हो सकता है कि जब आप अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई कर रहे हो तो वो आपकी पुरानी एप्लीकेशन को चेक कर लें कि भाई आपने 2 साल का अपनी होम कंट्री का एक्सपीरियंस दिखा रखा है अपनी कनाडा की पीआर एप्लीकेशन में, लेकिन जब आपने कनाडा की अपनी स्टडी वीजा एप्लीकेशन डाली थी उसमें आपने अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, उसको डिस्क्लोज नहीं किया था। तो ये भी प्रॉब्लम है। तो इस केस में भी आपको पीएफएल आ सकती है, आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है कि भाई क्या हिसाब किताब है, तब क्यों नहीं दिखाया था। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, गैप को फिल करने के लिए अपनी होम कंट्री का फेक एक्सपीरियंस स्टडी परमिट एप्लीकेशन में दिखा देते हैं कि भाई मैं यहाँ पे काम कर रहा था 2 साल के लिए पढ़ाई के बाद, तो वो गैप फिल हो जाता है। लेकिन जब कनाडा की पीआर अप्लाई करने का टाइम आता है तब तो जो एनालिसिस है, जो प्रोसेसिंग है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती है, बहुत सीरियस होकर आईआरसीसी सारी चीज़ें चेक करती है। तो उस केस में हो सकता है कि आपका फेक एक्सपीरियंस पकड़ा जाए। तो काफ़ी सारे लोग पीआर एप्लीकेशन में नहीं डालते हैं, तब भी मिसमैच हो जाएगा। तो मतलब गलत काम मत करो। ऑनेस्टली यही बोलना चाहूँगा कि सारा काम ऑनेस्ट रखो, जो है वैसा दिखाओ, पॉइंट्स क्लेम करो। अगर पॉइंट्स नहीं बन पा रहे हैं तो आइल्स पे फोकस करो, सेल्फी पे फोकस करो, या फिर 1 साल और काम कर लो, 1 साल का अपना और कैनेडियन एक्सपीरियंस गेन कर लो, थोड़े और आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। या फिर फ्रेंच सीखने की कोशिश कर सकते हो। मेरे पर्सनल ओपिनियन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर आज तक आपने फ्रेंच नहीं बोली है, लिखी है या फिर सुनी भी नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, 1 साल से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। और वर्स्ट के सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपको अपनी होम कंट्री में वापस जाना पड़ सकता है। हो सकता है अपनी होम कंट्री में 1 साल काम करना पड़े, आपको फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उसके पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हो, फिर कनाडा में वापस आ सकते हो। लेकिन फेक काम मत करना, क्योंकि अगर आप फेक काम कर देते हो तो आईआरसीसी के रिकॉर्ड में चढ़ जाओगे, इनएडमिसिबिलिटी लग जाएगी, 5 साल का बैन लग जाएगा, फिर ना पीआर अप्लाई कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, पैसे भी खराब, टाइम भी खराब। और एक चीज ये भी ऐड करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कनाडा के अंदर जुगाड़ नहीं होते, बहुत सारे जुगाड़ होते हैं और बहुत सारे लोग बहुत ही जुगाड़ू काम करते भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक बंदे ने फेक एक्सपीरियंस लगा के या फिर कोई फेक एक्सपीरियंस लेटर बनवा लिया या फिर कुछ कर लिया और उसकी पीआर अप्रूव हो गई थी तो आपकी भी हो जाएगी। अगर वो लकी था तो जरूरी नहीं है आप भी होगे। तो ऐसे काम भी मत करना। ऐसा ना हो ना लिंक्डइन पे आपने कोई और जॉब लिखी हुई है और आपने कोई फेक एक्सपीरियंस ले लिया और अपनी पीआर एप्लीकेशन में वो फेक एक्सपीरियंस डाल दिया, तो उस केस में भी भाई साहब पकड़े जाओगे, दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। तो प्लीज़ नकली काम मत करो, फेक काम मत करो। जो चीज़ सही है, जो ऑनेस्ट है, वो सब करो, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी कनाडा के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। अगर अच्छी चीज़ें जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो चेकआउट करो, अगर बुरी चीज़ें जानना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट करो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।